हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 10 जुलाई 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के डे के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। हम डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लाते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं कोई भी एग्जाम है उन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, यानी कि कोई भी अपडेट हो वो आप तक तुरंत पहुंचे, उस अपडेट से आप मिस ना हो, वो अपडेट आप मिस ना करें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब आप तुरंत करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हर बार की तरह अगर कोई दिवस होता है तो उस दिवस से क्वेश्चन हम लिया जाता है क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिवस से ही है। तो हाल ही में राष्ट्रीय डिम्पल दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो डिम्पल होते हैं, डिम्पल आप लोग सभी जानते भी होंगे, अभी हम डिम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय डिम्पल दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 6 जुलाई, बी ऑप्शन है 7 जुलाई, सी ऑप्शन है 8 जुलाई और डी ऑप्शन है 9 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को राष्ट्रीय डिम्पल दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, डिम्पल का मतलब होता है जब आप स्माइल करते हैं तो आपके गाल के पास जो छोटे छोटे से जो छोटा सा गड्ढा हो जाता है वही डिम्पल कहलाता है। तो इसी डिम्पल को जानने के लिए, लोगों तक इसके बारे में बताने के लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। तो 9 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय डिम्पल दिवस मनाया जाता है। डिम्पल वाले लोगों की सराहना की जा सके, यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है इस दिवस को मनाने का? तो डिम्पल वाले जो लोग होते हैं उन लोगों की सराहना की जा सके जो किसी सुंदरता को बढ़ाते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो स्माइल करते हैं तो उनके गालों के पास जो गड्ढे हो जाते हैं, जो डिम्पल बन जाते हैं, तो वो उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो सुंदरता है उनकी सराहना करने के लिए और जिन लोगों को डिम्पल बनते हैं उन लोगों के बारे में भी सराहना करने के लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो डिम्पल है ये बनते कैसे हैं। जो हमारे मतलब गाल होते हैं तो जब स्माइल होती है तो उस पर बनते कैसे हैं ये डिम्पल? तो जो डिम्पल होते हैं ये जाइगोमैटिकस मेजर मांसपेशी द्वारा बनते हैं, यानी कि हमारे चेहरे के पास या हमारे जो गाल होती है उस गाल की हड्डी के पास एक मांसपेशी पाई जाती है जिसका नाम होता है जाइगोमैटिकस मेजर। तो जो जाइगोमैटिकस मेजर नामक जो मांसपेशी होती है इसी मांसपेशी के द्वारा यह डिम्पल बनते हैं, जो चेहरे के भावों को नियंत्रित करती है और गाल की हड्डी से जुड़ती है। यानी कि जो जाइगोमैटिकस मेजर जो मांसपेशी होती है यह चेहरे के हाव भावों को नियंत्रित करती है और जो गाल होती है, गाल की जो हड्डी पाई जाती है उन हड्डियों से यह जुड़ी हुई होती है, यह जाइगोमैटिकस मेजर मांसपेशी। तो होता क्या है, यह चेहरे के हाव भावों को नियंत्रित करती है और उनके गालों से यह जुड़ी हुई होती है, गालों की जो हड्डी होती है उनसे जुड़ी हुई होती है। तो जो डिम्पल वाले लोग होते हैं उन लोगों में 2 जाइगोमैटिकस मांसपेशियां होती हैं, एक जो गाल की हड्डी से जुड़ती है और दूसरी जो मुंह के कोने से जुड़ती है। इस प्रकार से जो डिम्पल वाले लोग होते हैं तो उनके अंदर 2 जाइगोमैटिकस मांसपेशियां पाई जाती हैं। एक मांसपेशी गाल की हड्डी से जुड़ जाती है और दूसरी जो होती है वह मुंह के कोने के पास से जुड़ जाती है और इसी प्रकार से जाकर के यह डिम्पल का निर्माण करती है। तो जो भी लोग थोड़ा सा भी स्माइल करते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं या हंसते हैं तो चेहरे पर उनके डिम्पल बन जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? यानी कि एक ये जानवर है मेनलैंड सीरो जो कि इसकी प्रजाति संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो यह हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी असम, यानी कि असम में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेनलैंड सीरो है और ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है जो कि असम के जंगलों में यह देखी गई है। तो असम के जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर संकटग्रस्त मुख्य भूमि यानी कि सीरो का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। यानी कि वहाँ पर जो असम का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर सीरो को देखा गया है या इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। जो मेनलैंड सीरो हैं इनकी आबादी पड़ोसी फिबुसी वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि जो असम के पड़ोस में ही फिबुसु वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पर और भूटान के
रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान में व्यापक रूप से वितरित है। यानी कि जो भूटान का रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर, और फिबसू वन्यजीव अभ्यारण्य में मेनलैंड सिरों की जो आबादी है यह व्यापक रूप से है, लेकिन भारत में यह आबादी थोड़ा कम संख्या में पाई जाती है, इसीलिए यह संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आती है, जो कि इसे अब असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की? यानी कि सबसे पहले बात करते हैं तो दुनिया की सबसे पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की हुई है? यानी इससे पहले ईवी बाइक आई थी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आई थी जो कि बैटरी पर चलती थी। अब जाकर के सीएनजी बाइक आई हुई है जो कि दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है। तो ए ऑप्शन है स्प्लेंडर ने लॉन्च की, बी ऑप्शन बजाज, सी ऑप्शन ह्युंडई और डी ऑप्शन ओला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की हुई है। आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज में, आर्टिकल वगैरह में, कि दुनिया की जो पहली सीएनजी बाइक है वह लॉन्च की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइक होगी और ये सीएनजी से चलने वाली होगी, ये पूर्णतः सीएनजी से चलेगी। आगे हम बात करते हैं, बजाज ने अपनी पहली सीएनजी बाइक भारतीय बाजार में लॉन्च की है। यानी कि जो बजाज कंपनी है इन्होंने अपनी पहली सीएनजी बाइक जो है वो भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। इसका नाम रखा गया है बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक। यानी कि इसका नाम क्या होगा? नाम होगा बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक। तो बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक है, इसको इंडियन मार्केट में 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, यानी इसको 3 प्रकार से लॉन्च किया गया है। दुनिया की जो पहली सीएनजी बाइक के बेस मॉडल की कीमत है, यानी कि जो इसका पहला वेरिएंट है बेस मॉडल, इसकी जो कीमत है वह है 55,000 रुपये, जो 95,000 रुपये है। जबकि जो सेकंड वेरिएंट है इसको ड्रम एलईडी वेरिएंट के नाम से जानते हैं, तो जो सेकंड वेरिएंट है इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपये। और जो टॉप डिस्क वेरिएंट है, यानी कि जो टॉप मॉडल है, जो टॉप वेरिएंट है, फर्स्ट वेरिएंट टॉप वेरिएंट, ये इसको कहा जाता है टॉप डिस्क वेरिएंट। तो इसकी कीमत है 1.10 लाख रुपए। और यह जो बाइक है यह 7 अलग अलग उपलब्ध होगी, यानी कि यह 7 अलग अलग प्रकारों से उपलब्ध होगी और ये 3 वेरिएंट में लॉन्च की गई है। तो भारत नहीं पूरे विश्व की ये पहली सीएनजी बाइक है जो कि बजाज ने लॉन्च की हुई है। नाम है इसका बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 57वें आसियान विदेश मंत्रालयों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? यानी कि 57 नंबर का जो आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक है इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ए ऑप्शन है मोरक्को, बी ऑप्शन है लाओस, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लाओस देश है ये जो है अब की बार 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। आगे अगर हम बात करें तो जो लाओस है यानी कि 97वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी लाओस करने वाला है। ये जो बैठक होगी है 21 से 7 जुलाई तक। लाओस की जो राजधानी है वियंतियाने, इंपॉर्टेंट है, राजधानी भी याद रखिएगा आप कि जो लाओस की राजधानी है वियंतियाने, यहाँ पर होने वाली है इसकी बैठक। और इसकी बैठक लाओस की राजधानी लाओस करने वाला है और लाओस की राजधानी वियंतियाने में यह होने वाली है 21 से 27 जुलाई तक। अगर आसियान की बात करें तो आसियान का पूरा नाम होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनका एक संघ है, इसीलिए इसको आसियान के नाम से जानते हैं। और इसमें टोटल 10 सदस्य देश हैं, यानी कि इसमें 10 देश आते हैं। यह इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को, यानी कि 8 अगस्त 1967 को यह स्थापित हुआ था। और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में, यानी कि आसियान देश का जो आसियान है ग्रुप, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसका जो मोटो होता है वह मोटो होता है एक दृष्टि एक पहचान और एक समुदाय, यह इसका मोटो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी जो लाइंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो जीके से रिलेटेड है आसियान, इसके स्थापित होने का समय, इसका मुख्यालय और इसका जो मोटो है ये जरूर पूछा जाता है। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। बात करें तो जो आसियान की जो ये बैठक होने वाली है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता लाओस के जो उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं सलेमकस कोमासित, ये जो हैं ये इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। बात करते हैं आसियान में 10 सदस्य देश हैं, तो 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो पहला है ब्रुनई दारुसलाम, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है लाओस और 5वें नंबर पर है
मलेशिया, 6 है यानी कि छठा नंबर है म्यांमार, 7वें नंबर पर है फिलीपींस, 8वें नंबर पर है सिंगापुर, 9th नंबर पर है थाईलैंड और 10वें नंबर पर है वियतनाम। तो इस प्रकार से 10 देश जो हैं वो आसियान देश के सदस्य हैं और ये सारे 10 देश इसके अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? यानी कि कौन सा ऐसी कंपनी है जिसने भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसके साथ में प्रायोजक के रूप में साझेदारी की हुई है? तो ए ऑप्शन है बीपीसीएल, बी ऑप्शन है आईओसीएल, सी ऑप्शन है टाटा पावर और डी ऑप्शन है अदानी ग्रीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बीपीसीएल है यानी भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की हुई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे टीम इंडिया यानी कि ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ, और ये यहाँ पर है भारत पेट्रोलियम यानी कि बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे अगर हम बात करें तो बीपीसीएल ने प्रधान प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की हुई है और यह साझेदारी 4 साल की है, जो कि 2024 से लेकर के 2028 तक की यह साझेदारी है और यह 4 साल तक की साझेदारी है। बाद में धीरे धीरे ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए पहले डिसाइड किया जाता है कितने साल तक की साझेदारी है और फिर अगर जो साझेदारी होती है वो अगर पॉजिटिव होती है, अच्छी रहती है, तो आगे इसका कार्यकाल बढ़ा भी दिया जाता है। तो अभी तक ये 4 साल तक की यह साझेदारी है 2024 से लेकर के 2028 तक। आगे बीपीसीएल की बात करें तो इसका पूरा नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और यह एक महारत्न कंपनी है। तो जो ये महारत्न कंपनी है तो यह यानी कि बीपीसीएल और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो कंपनी है, इन सभी ने मिलकर के भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की हुई है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता? यानी कि जो स्पाइस है, स्पाइस अवार्ड 2024 यह किसने जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है पी गीता, बी ऑप्शन है स्वप्ना कलिंगल, सी ऑप्शन है मेघना अहलावत और डी ऑप्शन है अरुंधति राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्वप्ना कलिंगल हैं इन्होंने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता हुआ है। आप यहाँ पर देख भी सकती हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर स्वप्ना कलिंगल सिक्योर स्पाइस अवार्ड, यानी कि इन्होंने स्पाइस अवार्ड जीता हुआ है। ये हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये हैं स्वप्ना कलिंगल। आगे अगर हम बात करें तो कृषि उद्यमी यानी कि ये कृषि से संबंधित हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, तो कृषि उद्यमी स्वप्ना कलिंगल को स्पाइस अवार्ड दिया गया है, यानी कि इनको स्पाइस अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर बात करें तो कलिंगल प्लांटेशन त्रिशूर की रहने वाली स्वप्ना कलिंगल को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 मिला हुआ है। बात करें तो स्पाइस अवार्ड जो होता है यह क्यों दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो स्पाइस अवार्ड है यह एक वार्षिक आयोजन है जिसका मुख्य उद्देश्य स्कॉटलैंड में एशियाई और भारतीय खाने को सम्मानित करना है। यानी कि जो स्कॉटलैंड में रहते हैं एशियाई और भारतीय खाने को जो बढ़ावा देते हैं उनको यह सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड के द्वारा, यानी स्पाइस अवार्ड के द्वारा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यानी कि कौन से राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। आगे हम इस लोकपथ मोबाइल ऐप की बात करते हैं। तो सीएम जो वहाँ के हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने लॉन्च किया है लोकपथ मोबाइल ऐप। और यह ऐप क्या होगा, यह जो ऐप होगा तो वो सड़क के जो गड्ढे होते हैं, जो सड़कों की जो दुर्दशा होती है उसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि सड़क के जो गड्ढे होंगे वो महज 7 दिन में ही भर जाएंगे। और इसके लिए मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी कि सड़क के जो गड्ढे हैं उनको भरने के लिए तो वो 7 दिन में ही भर जाएंगे। इसके लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके लिए करना क्या होगा कि जो जहां पर गड्ढे होंगे उसको आप फोटो खींच करके लोकपथ मोबाइल ऐप पे अपलोड करेंगे और उन गड्ढों को 7 दिन के अंदर ही भर दिया जाएगा।
और इसके अलावा जो सीएम मोहन यादव हैं, इन्होंने अपने अधिकारियों से ये भी कहा है कि वहाँ जो मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं उन पे ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये गड्ढे होने ही नहीं चाहिए कि कोई इन गड्ढों की फ़ोटो खींच करके लोकपथ मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है उस पर डाले और हमको 7 दिन के अंदर वो गड्ढे भरने पड़े। तो इससे अच्छा है कि पहले ही इन गड्ढों को आप भरें। तो इस प्रकार से यह जो लोकपथ मोबाइल ऐप है यह इस उद्देश्य के साथ में लॉन्च किया गया है। अब देख के बारे में ये इसकी संपूर्ण जानकारी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को कौन लीड करेंगे? यानी कि जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है वहां पर जो भारत की टीम जा रही है उसको कौन लीड करने वाला है? तो ए ऑप्शन है सूरज पवार, बी ऑप्शन है पारुल चौधरी, सी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा और डी ऑप्शन है मोहम्मद अजमल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नीरज चोपड़ा हैं इनको पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। यहाँ पे आप नीरज चोपड़ा को देख भी सकते हैं। तो जो पेरिस ओलंपिक है, तो पेरिस ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा हैं यह भारत का नेतृत्व करने वाले हैं या भारत का नेतृत्व करेंगे। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत कब से हो रही है? तो 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत होगी। भारत की कुल 30 सदस्यीय टीम इस इवेंट में हिस्सा लेगी, यानी कि जो भारत से जो टीम गई हुई है उसमें 30 सदस्य शामिल हैं, 30 प्लेयर शामिल हैं, इस इवेंट में हिस्सा लेगी। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो नीरज चोपड़ा हैं, यानी कि पिछली बार इन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता हुआ था, तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैं, यह भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी कि म्यूनिक में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसे म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल के नाम से जानती हैं, और इस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन है डिक सूफ, बी ऑप्शन है केट विंसलेट, सी ऑप्शन है जॉन स्वीनी और डी ऑप्शन है डेनी डेनियल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो केट विंसलेट हैं, आप इनको जानते भी होंगे, इनकी मूवी भी, कई सारी मूवी भी आपने देखी होंगी। एक मूवी जो ध्यान आ रहा है टाइटैनिक, आपने देखी भी होगी। तो इन्होंने टाइटैनिक मूवी में काम किया है, उनकी एक्ट्रेस भी ये रह चुकी हैं टाइटैनिक मूवी में। तो यही है केट विंसलेट, और इनको ही म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये केट विंसलेट हैं, टाइटैनिक वाली, आपको याद होगा टाइटैनिक वाली। तो इनको ही म्यूनिक में अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव हुआ, म्यूनिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें इनको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। उन्हें जो केट विंसलेट हैं, इनको सिने मेरिट पुरस्कार से नवाजा गया है। यानी पुरस्कार का नाम क्या है? तो सिने मेरिट पुरस्कार नाम है पुरस्कार का, और इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि डेली की तरह ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, वीडियो आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।